दोस्तों इस वीडियो के साथ हम आपको एकाधिकार का चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकाधिकार के अर्थ की। तो एकाधिकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक और अधिकार। यानी कि एक ऐसा बाजार है जिसमें केवल एक फर्म होती है और वही पूरे के पूरे उद्योग को कंट्रोल करती है। तो इस स्थिति को हम एकाधिकार कहते हैं। बात करें दोस्तों एकाधिकार के अर्थ की, तो एकाधिकार का जो अर्थ है वो उसकी विशेषताओं से मिलकर बनता है। कुछ मूल विशेषताएं इसकी क्या है? सबसे पहला तो आप याद रखिएगा कि इस स्थिति में केवल एक फर्म होती है, यानी कि एक विक्रेता होता है। ये विक्रेता एक समूह भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ फर्म भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में जो सप्लाई करने वाली होती है वो केवल एक ही फर्म होती है। जैसे दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली 3 कंपनियां हैं, लेकिन साउथ दिल्ली में अगर बिजली सप्लाई कंपनी की बात करें तो केवल BSES ही बिजली की सप्लाई करती है। तो इस तरीके से BSES का साउथ दिल्ली में बिजली की सप्लाई करने पर एकाधिकार हो गया। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल एक फर्म ही इसके अंदर होती है, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो किसी भी तरीके का समझौता करें, लेकिन किसी विशेष एरिया में केवल एक ही सप्लायर होता है और वही सारी की सारी सप्लाई को या पूर्ति को नियंत्रित करने वाली होती है। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि एकाधिकार की स्थिति में केवल एक विक्रेता होता है और बाजार की जितनी भी आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, उस पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। क्योंकि अगर सप्लाई पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं हुआ तो एकाधिकार को रखना, एकाधिकार सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है? फर्में होती है एक और उसका पूरी की पूरी सप्लाई पर पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। साथ ही साथ जिस तरीके की वस्तु वो बेच रहा होता है उसकी निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है। यानी कि बिजली की कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है। रेलवे की बात करें तो भारत में रेलवे का एकाधिकार है ट्रेन के मामले में। अब आप कहोगे दोस्त बच्चों की रेलवे के अलावा बस भी है, लेकिन अगर आप लंबी दूरी से बात करो तो बस से जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बात करें प्लेन की तो देखिए दिल्ली से अगर आप चेन्नई जाना चाहते हो तो प्लेन का किराया कम से कम 12 से 15 हजार रुपए है, जबकि अगर आप स्लीपर क्लास ट्रेन में जाओगे तो 1000 रुपए में आप पहुंच जाओगे या 1200 रुपए में पहुंच जाओगे। तो मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये हुआ कि हालांकि प्लेन और बसेस प्रतिस्थापन है लंबी दूरी के लिए, लेकिन निकट प्रतिस्थापन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में जब एक फर्म होती है और उसका कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है तो ऐसी स्थिति को हम एकाधिकार की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि आप सिंपल समझ लीजिए कि एकाधिकार की स्थिति में बाजार में 4 विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली है जस्ट वन सप्लायर, यानी कि एक विक्रेता होता है। दूसरा, उसका कोई प्रतियोगिता नहीं होती जिसकी वजह से उसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसके अलावा उसके कीमत पे भी पूर्ण नियंत्रण होता है। साथ ही साथ बाजार में नई फर्मों का प्रवेश और नई फर्मों का छोड़ने की पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है या बहुत ही मुश्किल होता है। यानी कि एकाधिकार की डेफिनेशन आप कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि एकाधिकार बाजार की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है जो बाजार की संपूर्ण पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। साथ ही वो एक ऐसे उत्पाद को बेच रहा होता है जिसकी कोई भी निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है। साथ ही साथ इस स्थिति में नई फर्मों का प्रवेश और का उद्योग में प्रवेश लगभग असंभव है या बहुत ही मुश्किल है, जिसके कारण फर्म को भविष्य में किसी भी प्रतिस्पर्धा का डर नहीं होता, जिसकी वजह से फर्म अपने हिसाब से कीमत डिसाइड करती है। वो किसी भी भय से, किसी भी डर से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि एकाधिकार की कौन कौन सी विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया एकाधिकार के अंदर एक ही फर्म होती है। ये एक व्यक्तिगत फर्म भी हो सकती है, साझेदार भी हो सकता है, संगठन भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, लेकिन सप्लायर केवल एक ही होगा। एकाधिकार की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है और वस्तु की आपूर्ति को कंट्रोल करने के लिए वही पूरी तरीके से जिम्मेदार होता है। इसके अलावा दोस्तों इस स्थिति में नई फर्मों का प्रवेश निकट प्रतिस्थापन वस्तु के अभाव होता है, जिसकी वजह से यानी कि जैसी वस्तु एकाधिकारी बेच रहा होता है उसे मिलती जुलती वस्तु कोई और नहीं बेच रहा होता। एकाधिकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता के पास कोई विकल्प ना हो। कहीं ऐसा हो कि कोई एक फर्म कीमत को बढ़ाए, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि उपभोक्ता के पास और विकल्प हो जिसकी वजह से वो दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हो जाए। एकाधिकार के लिए ये बहुत आवश्यक है कि नई फर्में जो हैं उनका
निकट प्रतिस्थापन वस्तु ना हो, यानी कि जो प्रकार की वस्तु एक फर्म बेच रही होती है उससे मिलती जुलती वस्तु भी कोई और फर्म नहीं बेच रही होती है। उपभोक्ता पूरी तरीके से विक्रेता पर निर्भर है, यानी कि अगर विक्रेता सप्लाई करेगा तो उपभोक्ता को वस्तु खरीदनी होगी या वस्तु ना खरीदने के अलावा वस्तु के उपभोग से पूरी तरीके से वंचित रहना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इस स्थिति में प्रवेश और निकास पर रोक होती है। देखिए, एकाधिकार की स्थिति में जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्म एक होती है और उसका जो निकास है वो असंभव है, क्योंकि कई तरीके के बैरियर होते हैं, जिसमें लागत बैरियर है, जिसकी वजह से एक बार फर्म एंट्री करने में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए तो वो बाहर कैसे जा सकती है। इसी तरीके से नई फर्मों का प्रवेश भी कई प्रकार से प्रतिबंधित होता है, चाहे सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किया गया हो, चाहे बड़ी मात्रा में निवेश करने की वजह से हो, चाहे किसी कंपनी के पास पेटेंट अधिकार हो, यानी कि वजह कोई भी रही हो, लेकिन नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसकी वजह से एकाधिकार की स्थिति में फर्मों को दीर्घकाल में असामान्य लाभ की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि अगर नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती तो एकाधिकारी फर्म वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करेगी दीर्घकाल में भी जिससे उनको असामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें मांग वक्र की, तो इस स्थिति में मांग वक्र बेलोचदार होता है। मैं आपको समझा देता हूं। बेलोचदार क्यों होता है? बेलोचदार या कम लोचदार? देखिए, बात को समझिएगा। एकाधिकार की स्थिति में फर्म का कीमत पर नियंत्रण होता है, फर्म का कीमत पर नियंत्रण होता है, लेकिन मांग पर नहीं। दोस्तों दोनों में अंतर है। देखिए, कीमत पर नियंत्रण का मतलब है, मान लीजिए मैं एक मोनोपोली में हूं तो मैंने कीमत डिसाइड कर सकता हूं, कीमत तय करने का निर्णय मेरा है, कीमत तय मैं करूंगा। लेकिन इस कीमत पर कोई फर्म वस्तु खरीदेगी या नहीं खरीदेगी ये निर्णय करने का अधिकार मेरा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि एक फर्म कीमत डिसाइड कर सकती है, मैं भी कह रहा हूं कीमत डिसाइड कर सकती है, लेकिन जो कीमत वो डिसाइड करेगी उस पर उपभोक्ता वस्तु खरीदेगा या नहीं खरीदेगा ये डिसाइड करने का काम एकाधिकार का नहीं है। लेकिन हां, क्योंकि वस्तु का विकल्प नहीं है, इसलिए उपभोक्ता के पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो वस्तु खरीदे या तो ऊंची कीमत पर वस्तु खरीदे, या बिल्कुल वंचित रह जाए। अब कोई उपभोक्ता वंचित रहना तो चाहेगा नहीं, इसीलिए उपभोक्ता कीमत ऊंची देकर भी वस्तु खरीदने का प्रयास करेगा। और अगर कीमत और अधिक बढ़ जाती है तो थोड़े बहुत ग्राहक छोड़ेंगे, अधिकतर ग्राहक नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए 10 रुपए कीमत पर या 100 रुपए कीमत पर 100 लोग खरीद रहे हैं, तो अगर एकाधिकारी वस्तु की कीमत 150 कर दे तो उपभोक्ता 50 नहीं रह जाएंगे बल्कि 90 रहेंगे। यानी कि 10 ऐसे लोग हैं जो खरीद ही नहीं पाएंगे ऊंची कीमत पर। यानी कि कीमत में 50% परिवर्तन होने पर मांग में केवल 10% परिवर्तन हुआ है, इसलिए मांग कम लोचदार कहलाएगी। यानी कि आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि एकाधिकार की स्थिति में फर्म का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, मांग पर नहीं। यदि कोई फर्म अधिक मात्रा में वस्तु बेचना चाहती है तो इसकी वजह से कीमत कम होगी, और अगर वस्तु की कीमत कम करती है तो उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीदेंगे। यानी कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ाती है तो उपभोक्ता कम वस्तु खरीदेंगे, जिसकी वजह से एकाधिकार की स्थिति में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा। लेकिन क्योंकि इस स्थिति में वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है, इसकी वजह से अगर उपभोक्ता कीमत में परिवर्तन करता है तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वो कम आएगा, जिसकी वजह से मांग वक्र कम लोचदार होगा। यानी कि जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होगा, मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इस तरीके का डायग्राम बनता है, कम लोचदार वाला, ऐसा। यानी कि इस स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो कम लोचदार होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा दोस्तों मूल्य पर नियंत्रण हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एकाधिकार की स्थिति में फर्म क्योंकि अकेला सप्लायर होता है, वस्तु की पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, इसलिए वो पूर्ति को नियंत्रित करता होने की वजह से कीमत को भी पूरी तरीके से नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस स्थिति में मूल्य भेदभाव की संभावना होती है, क्योंकि वो अकेला बेचने वाला होता है, इसलिए एकाधिकारी के पास यह संभव है कि वो अलग अलग ग्राहकों से एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूले।
मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हो, आप एसी डब्बे में बैठते हो या नॉन एसी में बैठते हो, तो आपको अलग अलग किराया देना पड़ेगा। ये मूल्य विभेद नहीं है। मूल्य विभेद तब कहलाएगा जब एक ही जैसी वस्तु के लिए आपको अलग अलग कीमत देनी पड़ रही है। जैसे मान लीजिए अगर आप स्लीपर क्लास ट्रेन बुक कराते हो और आप नॉर्मल टिकट बुक कराते हो तो मान लीजिए 500 रुपये की पड़ेगी, लेकिन यही टिकट आप तत्काल कराते हो तो आपको 600 रुपये की पड़ रही है। यानी कि टिकट सेम है, फैसिलिटी सेम है, लेकिन आपको क्योंकि आपने 2 दिन पहले कराई है इसलिए 600 रुपये की टिकट है, और आपने पहले से करा के रखी है तो 500 रुपये की टिकट है। यानी कि इस स्थिति में जो समय है वह कीमत विभेद का आधार है, तो इसको कहेंगे हम मूल्य भेदभाव। यानी कि एकाधिकार की स्थिति में एक फर्म अलग अलग ग्राहकों से सेम कीमत, सेम वस्तु के लिए अलग अलग कीमत वसूल सकती है। इसको बोलते हैं हम मूल्य विभेद या कीमत विभेद। और इस तरीके के एकाधिकारी को बोलते हैं विभेदात्मक एकाधिकार। क्या बोलते हैं इसको? विभेदात्मक एकाधिकार। यानी कि विभेदात्मक एकाधिकार उस बाजार स्थिति को कहते हैं जिसमें एकाधिकारी अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग कीमत, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूल रहा होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम इसके आगम वक्र की, तो एकाधिकार की स्थिति में भी आगम वक्र इस तरीके का होता है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं, इस तरीके का, ऐसा आगम वक्र। यानी कि इस स्थिति में AR डाउनवर्ड होता है और MR उससे नीचे होता है, इस तरीके का। कारण अगर आपको जानना हो तो आपको कारण देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कारण मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ठीक है, कारण समझिए। सबसे पहला कारण तो यह है कि इस स्थिति में जो कीमत है और मात्रा है उसमें विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 10 रुपए कीमत पर 9, 8 और 7 जैसे जैसे आप कीमत को घटाते हो वैसे वैसे मात्रा जो है मान लीजिए वो बढ़ रही है। हमने यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन का ध्यान नहीं रखा, आप चाहो तो प्रतिशत परिवर्तन का ध्यान रख सकते हो। मैं यहाँ पे 9.5 लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं, या यहाँ पे मान लीजिए 8 लिख देते हैं। ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। अब TR की बात करें तो TR कैसे निकालेंगे? 10 मल्टीप्लाई कर देंगे P इंटू Q को, 16, 18 और 16। आपको पता होना चाहिए कि AR और प्राइस बराबर बराबर होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे AR लिख देता हूँ। और MR निकालने के लिए क्या करेंगे? TR के बीच का डिफरेंस लेंगे, यानी कि जो 10 है, 6, 2 और -2, इसके हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा AR इस तरीके का होता है और MR इस तरीके का। तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार एकाधिकार का जन्म किस तरीके से होता है? तो एकाधिकार बाजार की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें केवल एक विक्रेता होता है और उसको किसी भी तरीके की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। तो उसको प्रतियोगिता का सामना इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि हो सकता है कि सरकार द्वारा उसको लाइसेंस दिया गया हो। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक फर्म है और फर्म कहती है कि ठीक है भैया, वो क्या करेगी, पहाड़ों पर आपको रेल बनाएगी, या रेलवे तो चलो वो ठीक है, मान लीजिए एक ट्रैक बिछाएगी, एक रोड बनाएगी, या आप कह सकते एक तरीके से केबल तार बिछाएगी, केबल बिछाने का काम करेगी। अब उसको इसके लिए क्या चाहिए? अब मान लीजिए उसको उसके 100 करोड़ रुपए लगते हैं। अब सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि सरकार खुद बना सके, तो सरकार क्या करेगी, एक फर्म को लाइसेंस दे देगी कि ठीक है अगले 20 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक, 5 साल तक, कोई भी टाइम पीरियड देख सकती है, कोई और फर्म इस आपके इलाके में केबल स्थापित नहीं करेगी। यानी कि सरकार एक तरीके से लाइसेंस दे देती है। जैसे सरकार बिजली कंपनियों के क्षेत्र में कर रही है कि सरकार ने एक लाइसेंस दे दिया कि ठीक है आप ही बिजली की सप्लाई करने का काम करोगे। यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकार को लगता है कि वस्तु की सप्लाई करना बहुत जरूरी है, सरकार खुद सप्लाई कर नहीं पाती, कोई फर्म एक सप्लाई करती है तो उसको ये डर है कि भाई उसने बहुत सारा पैसा लगाया, नई फर्में आके उसको लॉस पहुंचा सकती हैं, तो सरकार उसको लाइसेंस जारी कर देती है एक निश्चित समय अवधि के लिए कि ठीक है जिस समय अवधि तक आपको ये अधिकार दिया जा रहा है कि कोई और फर्म आपके एरिया में नहीं आ सकती, आप जो सप्लाई कर रहे हो वो करते रहो बिना किसी टेंशन के, आपकी टेंशन खत्म हो गई।
यानी कि जब सरकार द्वारा लाइसेंस जारी करके केवल एक एरिया में एक ही फर्म द्वारा वस्तु की सप्लाई करवाई जाती है तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम सरकारी लाइसेंस। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पेटेंट अधिकार है। देखिए पेटेंट अधिकार शोध कार्यों के लिए दिया जाता है, शोध कार्यों के लिए, शोध या रिसर्च के लिए दिया जाता है। मान लीजिए सपोज कीजिए एक फर्म ने कोविड की दवाई बनाई या कोई भी वैक्सीन बनाई, मान लीजिए किसी ने कोई टीकाकरण किया, टीका बनाया। अब टीका बनाने में मान लीजिए उसको 10 साल लगे, 20 साल लगे, 10 साल लगे, बहुत सारे पैसे लगे, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए लगे, तब जाके एक दवाई, मान लीजिए चलिए कैंसर की कोई दवाई आ गई, कैंसर का टीका आ गया, टीका आ गया। अब उसके लिए उसने क्या किया, बहुत सालों की मेहनत की। अब उसको ये पैसा रिकवर भी तो करना होगा। अब मान लीजिए उसने ये टीका बनाया तो कोई भी फार्मूला कॉपी कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके के लिए पेटेंट अधिकार है, यानी कि इसमें सरकार के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत फर्म को लाइसेंस पेटेंट अधिकार मिल जाता है और उस तरीके की चीजों की कॉपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करता है तो उसको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि पेटेंट की अवधि भी एक निश्चित समय के लिए होती है। इसी तरीके से दोस्तों कॉपीराइट है, अगर कोई राइटर बुक लिख रहा है तो उस पर उसका कॉपीराइट हुआ, उसकी लैंग्वेज कोई और कॉपी नहीं कर सकता। हालांकि इस केस में कोई और बुक्स तो बना सकता है, लेकिन उस पर तो उसका उसी का अधिकार हो गया ना। तो पेटेंट अधिकार इसी तरीके से होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा होता है गठबंधन, कार्टेल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ फर्म है, जैसे ओपेक है, ओपेक एक तेल बेचने वाले देशों का समूह है। उसी तरीके से मान लीजिए 2-4 फर्म है, ABCD, ये चारों आपस में गठबंधन कर लेती हैं, गठबंधन कर लेती है और कहती है कि ठीक है जी, कोई भी फर्म जो भी निर्णय लेगी वो एक जैसे लेगी। कार्टेल के ऊपर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप यहां पे समझ लीजिए कि कार्टेल उस स्थिति में कहते हैं जिसमें कई सारी फर्में मिलकर एक गठबंधन बना लेती हैं और एक संयुक्त रूप से कीमत या उत्पादन की मात्रा तय करती हैं जिससे कि उनका लाभ अधिकतम हो। इस स्थिति को दोस्तों कार्टेल कहते हैं और इससे भी एक अधिकार क्रिएट होता है। इसके अलावा मान लो कोई एक ऐसा तरीका जिसमें केवल एक ही फर्म के पास कच्चे माल की सप्लाई हो, यानी कि कोई और फर्म उस तरीके की सप्लाई नहीं करती है, तो डेफिनेटली जब कच्चे माल की सप्लाई को एक फर्म करती है तो डेफिनेटली पूरे के पूरे बाजार पर उसका एकाधिकार हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि जो कार्टेल है वो तो इलीगल है भारत में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो ऐसी कंपनियों को रोकती है ताकि कार्टेल ना कर सके। लेकिन अगर किसी का रॉ मटेरियल पर एकाधिकार है तो वो कैसे रोक लेगी भाई? वो कहता है कि चलो मैंने कोई कुआं खोदा, मेरा उस पर अधिकार होगा। मान लीजिए इस कुएं से सोना निकलता है, या चलिए खनिज तो खैर सरकार का भी अधिकार होता है, लेकिन कोई भी एक चीज मान लीजिए जिस पर रॉ मटेरियल मेरा हो तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई मैं ही करूंगा। इसके अलावा दोस्तों पैमाने की बचतें, अगर मान लीजिए कोई फर्म ऐसी है जिसको पैमाने की बचतों का लाभ मिल रहा है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत कम है, तो कॉस्ट कम होने की वजह से फर्म नए फर्मों को आने से पूरी तरीके से रोक देती है। पैमाने की बचतों की वजह से भी एकाधिकार, मोनोपोली क्रिएट होती है, एकाधिकार स्थापित होता है। और एक होता है दोस्तों प्राकृतिक एकाधिकार। देखिए प्राकृतिक एकाधिकार क्या है, इसके ऊपर मैं आपको आगे से भी समझा दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए प्राकृतिक एकाधिकार क्या है। प्राकृतिक एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें फर्स्ट मूवर जो है, फर्स्ट आया जो, उसकी कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 10 रुपए, और जो सेकंड आया उसकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपए। यानी कि इस स्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में सेटअप कॉस्ट लगानी पड़ती है, मतलब स्थापना लागत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए उसने खर्च किए, तो इस स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है, वही काम करेगी तो ही मार्केट को एफिशिएंसी अचीव होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा फर्में आ जाएंगी तो फर्में बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगी। यानी कि प्राकृतिक एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें नई फर्मों का, जो नई फर्म है उसको बहुत बड़ी मात्रा में सेटअप कॉस्ट लगानी पड़ती है और वही आदर्श अवस्था में उत्पादन कर सकती है। कोई और फर्म आएगी तो उसके लिए उतनी कीमत पर वस्तु बेचना लगभग असंभव है। तो इसकी वजह से भी
मोनोपोली क्रिएट होती है, यानी कि मोनोपोली क्रिएट होती है। एकाधिकार क्रिएट होने की कई सारी वजह हमने बताई। सरकारी लाइसेंस इसकी वजह हो सकती है, हो सकता है पेटेंट अधिकार मिल गया हो सकता है उसने कार्टेल बना लिया हो सकता है उसका सप्लाई पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो सकता है कि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सामना मिल रहा हो, और नेचुरल मोनोपोली भी उसकी वजह हो सकती है। जैसे नेचुरल मोनोपोली का एग्जांपल आप मान लीजिए तो मेट्रो है। एक बार मेट्रो को बनाने की कॉस्ट क्या है? मेट्रो को बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जबकि उसकी रनिंग कॉस्ट उतनी नहीं है। तो एक ही फर्म एफिशिएंसी लेवल पे काम कर सकती है, अगर एक से ज्यादा फर्म होंगी तो एफिशिएंसी लेवल पे नहीं पहुंच सकती हैं। प्राकृतिक एकाधिकार के ऊपर अलग से भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों, उसमें आप डिटेल समझ लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे हम बात करते हैं एकाधिकार के प्रकार की, कौन कौन से एकाधिकार होते हैं बाजार में। तो पहला एकाधिकार है शुद्ध एकाधिकार। शुद्ध एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें केवल वस्तु का एक विक्रेता होता है। एक विक्रेता होता है, बाजार पर पूर्ण नियंत्रण होता है, और वो ऐसा उत्पाद बेच रहा होता है जिसका कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। और इस स्थिति में वो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि एक ही कीमत वसूल रहा होता है आमतौर पर उपभोक्ता से। यानी कि शुद्ध एकाधिकार बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल एक ही विक्रेता होता है, पूरे बाजार की आपूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, ऐसे उत्पाद बेच रहा होता है जिसकी कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है। इसके अलावा भेदात्मक एकाधिकार वो स्थिति जिसमें भेदात्मक एकाधिकार डिफरेंशिएटेड मोनोपोली वो होती है जिसमें केवल एक ही फर्म होती है, लेकिन वो ऐसे उत्पाद बेच रही थी जिसका विकल्प अन्य कंपनियों द्वारा उपलब्ध होता है। यहाँ फर्म का मूल्य निर्धारण की शक्ति तो होती है, लेकिन पूरी तरीके से उसकी शक्ति नहीं होती है। इसके अलावा सामाजिक एकाधिकार सोशल मोनोपोली होता है जिसमें सरकार जन कल्याण की भावना से वस्तु उपलब्ध कराती है। सरकार को लगता है कि अगर मार्केट में और कोई आया तो वो उतनी कीमत पर वस्तु उपलब्ध नहीं कर पाएगा, हो सकता है जनता का शोषण हो, इसलिए सरकार खुद ही इस तरीके की वस्तु को उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। जैसे बिजली है, पानी है, इसके अलावा रेलवे है। अब रेलवे सरकार अगर निजी क्षेत्र को सौंप देगी तो बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रेलवे का सरकार के पास होना बहुत आवश्यक है। रेलवे को लगातार घाटा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे सामाजिक आपूर्ति करने का काम कर रही है, यानी कि सामाजिक एकाधिकार उसको बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा कानूनी एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें फर्म जो है वो पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट के माध्यम से कानूनी एकाधिकार स्थापित कर लेती है। इसका मतलब उसको 20 साल के लिए मान लीजिए पेटेंट अधिकार मिल गया तो अगले 20 साल तक कोई भी नई फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इस तरीके के एकाधिकार को बोलते हैं कानूनी एकाधिकार। इसके अलावा दोस्तों कपटपूर्ण एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जब जानबूझकर फर्में अपनी कीमतें घटा देती हैं जिससे कि प्रतियोगिता समाप्त हो जाए। एक बार जब प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है तो बाजार में वो फिर कीमतों को बढ़ा सकता है। इस तरीके की कीमतों को बोलते कृत्रिम एकाधिकार। इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक एकाधिकार के बारे में हमने आपको बताया। प्राकृतिक एकाधिकार का मतलब है जब बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है बुनियादी ढांचे पर, जिसकी वजह से एक फर्म तो सर्वाइव कर पाती है पर एक से ज्यादा फर्म सर्वाइव नहीं कर पाती। जैसे बिजली विद्युत वितरण हो गया, जल सेवाएं हो गई, गैस सप्लाई हो गई, ये सारी की सारी हमारा आप कह सकते हो एक तरीके से प्राकृतिक एकाधिकार का हिस्सा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने आपको इतना ही करा रहे हैं। थैंक यू।